हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। और क्लास 11 केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अर्लियर मॉडल्स ऑफ एटम्स। तो एटम के जो मॉडल पेश किए गए थे सबसे पहले, तो उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करेंगे हम थॉमसन के मॉडल से। जे थॉमसन ने सबसे पहले ये मॉडल प्रस्तावित किया था दुनिया के सामने 1898 में। और 1898 में जे थॉमसन ने दुनिया को ये बताया कि जो एटम होता है, किसी भी एलिमेंट का जो एटम होता है वो एक स्फीयर की तरह होता है, जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं, और ये दोनों चार्ज इक्वल अमाउंट में होते हैं, जिसकी वजह से एक एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। उन्होंने इस मॉडल का जो कंपैरिजन है वो वाटरमेलन से किया, और उन्होंने दुनिया को बताया कि एटम तरबूज की तरह होता है, जिसमें जो लाल वाला हिस्सा होता है जिसको हम खाते हैं उसको आप पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन समझ लीजिए, और जो बीज होते हैं उसके काले वाले उसको आप इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए। या फिर उन्होंने उसका जो कंपैरिजन है वो एक क्रिसमस केक की तरह किया। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो केक के अंदर जो प्लम्स होते हैं यानी कि जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जैसे किशमिश या फिर जो काजू बादाम होते हैं, तो ये उसका कंपैरिजन उन्होंने इलेक्ट्रॉन से किया। और जो पडिंग्स होते हैं ये, ठीक है, उसको उन्होंने कहा कि ये प्रोटॉन होते हैं, और इसके अंदर जो धंसे होते हैं, जो ड्राई फ्रूट्स, वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसीलिए समटाइम्स इस मॉडल को प्लम पडिंग मॉडल या फिर वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। जे थॉमसन ने दुनिया को ये मॉडल तो समझा दिया एटम का, लेकिन इस मॉडल की बहुत सारी कमियां थीं जो रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करने के साथ उजागर हुई थी। देखिए, हालांकि इस मॉडल का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर भी है जो कि जे थॉमसन ने बताया दुनिया को। और जे थॉमसन ने दुनिया को ये बताया कि जो एटम होता है, ठीक है, उसके अंदर का जो मास होता है वो जो होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, तो एटम के अंदर का मास यूनिफॉर्मली यानी हर जगह बराबर बराबर होता है, बटा हुआ एक एटम के अंदर। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर था इस मॉडल का। ठीक है, तो इस मॉडल की जो कमियां थी वो उजागर हुई थी रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से, जो कि 1911 में हुआ था। तो आइए देखते हैं कि रदरफोर्ड का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या था। तो ये देखिए, ये अगला जो टॉपिक है ये है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, और इसी के साथ खोज हुई थी न्यूक्लियस की, जो एटम के अंदर होता है। 1911 में रदरफोर्ड ने कुछ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए थे, जिसमें उन्होंने कुछ मेटल्स के जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, इनके बहुत पतले पतले फॉइल बना लिए, बहुत ही पतले। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है 100 नैनोमीटर थी। ये बहुत ही पतले, ये इतने पतले होते हैं कि आपको नेकेड आई से दिखाई भी नहीं देंगे। ठीक है, तो इन्होंने एक फॉइल बना लिया और उस पर बमबारी कराई। किसकी बमबारी कराई? अल्फा पार्टिकल की बमबारी कराई। अब ये अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? तो अल्फा पार्टिकल जो होते हैं ये एक ऐसे पार्टिकल हैं जो अपने ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज कैरी करते हैं। कितने यूनिट? 2 यूनिट, यानी कि इनके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये और कुछ नहीं होता है, ये हीलियम, जानते हो हीलियम एक एलिमेंट है, ये हीलियम का न्यूक्लियस होता है अल्फा पार्टिकल। तो कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, तो आप कहते हैं ना हीलियम के न्यूक्लियस को ही अल्फा पार्टिकल कहते हैं। और ये जो अल्फा पार्टिकल है ये कुछ सब्सटेंस अपने अंदर से इमिट करते हैं, ठीक है, रेडिएट करते हैं बाहर। जैसे रेडियम हो गया, यूरेनियम हो गया, ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनके अंदर से ये अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं। इसलिए इन सब्सटेंस को, इन एलिमेंट्स को हम रेडियो एक्टिव कहते हैं। रेडियो एक्टिव का मतलब है कि इनके अंदर से अल्फा पार्टिकल निकल रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं अल्फा पार्टिकल को जो है इन्होंने गोल्ड फॉइल जो पतला सा बनाया था उस पर स्ट्राइक कराया। ठीक है, अब उन्होंने इसके लिए क्या क्या सेटअप किया उसको देखते हैं। सबसे पहले ये देख रहे हो आप, ये है एक कांच का ब्लॉक, लेड का ब्लॉक, जिसके अंदर होल करके इन्होंने इसके अंदर रेडियो एक्टिव मेटल को रख दिया। रेडियो एक्टिव मेटल जो रखा इन्होंने वो था रेडियम। और ये देखो, ये जो चारों तरफ आपको दिख रहा है ना, ये गोल सा, ये गोल, ये है जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। ठीक है,
ये चारों तरफ से ऐसे इन्होंने ऐसे रिंग बना करके इसको रख दिया और यहाँ पे एक स्लिट बना दिया ताकि ये जो रे निकल के बीम निकल के आ रही है अल्फा पार्टिकल की, ये स्ट्रेटली अंदर घुस सके। और बीचों बीच इन्होंने यहाँ पर लगा दिया एक गोल्ड फॉइल, देख रहे हो आप, पतला सा गोल्ड फॉइल, बहुत ही पतला। अब ये पूरा सेटअप करने के बाद ये जो एक्सपेरिमेंट हुआ यहाँ पर, इस एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन किए और क्या क्या उसका कंक्लूजन निकाला, ये हम देख रहे हैं। ठीक है, देखिए जो ऑब्जर्वेशन था रदरफोर्ड का वो क्या था। तो उन्होंने ये देखा कि जो अल्फा पार्टिकल यहाँ से निकल के जा रहा है अंदर, उसमें से 99.9% अल्फा पार्टिकल सीधा निकल जा रहा है गोल्ड फॉइल से, सीधा बिल्कुल उसको छेद करके बाहर की तरफ। और ये पीछे जो स्क्रीन है ना उस पर जाके टकरा रहा है, ये स्क्रीन पे, और ये स्क्रीन ग्लो कर रहा है पीछे, क्योंकि जिंक सल्फाइड का स्क्रीन था तो अल्फा पार्टिकल जाएगा तो वो तो ग्लो करेगा ही। उसके बाद दूसरा उनका ऑब्जर्वेशन था कि अ स्मॉल नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स वेयर डिफ्लेक्टेड बाय अ स्मॉल एंगल। इसमें से कुछ अल्फा पार्टिकल जो है वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं। क्या कर जा रहे हैं? डिफ्लेक्ट, यानी ऐसे टर्न ले रहे हैं, घूम रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये अल्फा पार्टिकल आया और टकराने के बाद ऐसे ऐसे चला गया इस तरफ। ठीक है, ये देखो इतना थीटा एंगल से ये घूम गया। उसके बाद उन्होंने तीसरा ऑब्जर्वेशन ये देखा कि बहुत ही लेस, यानी कि 20,000 में एक, 20,000 रेज में जो 20,000 रेज जा रही हैं अल्फा रेज, उनमें से एक बाउंस बैक हो जा रही है, यानी टकरा के बिल्कुल रिटर्न वापस हो जा रही है, टकराई और वापस हो गई, ये देखो रिटर्न। तो ये जो हो रहा है ये इनका पूरा ऑब्जर्वेशन था रदरफोर्ड का। और इस ऑब्जर्वेशन को, इसको देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन्स दिए जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये कंक्लूजन आपको समझना है, आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का जो बिल्कुल बेस है ना वो भी चल रहा है। ठीक है, तो जो सबसे पहला कंक्लूजन दिया रदरफोर्ड ने वो ये कि चूंकि ऑब्जर्वेशन में उन्होंने देखा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल पास हो गए गोल्ड फॉइल से, बिल्कुल उससे इधर से उधर निकल गए। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इसका मतलब ये है कि जो एटम होता है उसका ज़्यादातर हिस्सा जो होता है वो खाली होता है। अरे खाली है तभी तो पास हो गया, है ना, अगर कुछ होता तो टकरा के वापस आ जाता। तो ज़्यादातर हिस्सा जो है वो खाली है। ठीक है, कैसा है? खाली है। उसके बाद दूसरा जो कंक्लूजन था वो ये था, सिंस फ्यू अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड थ्रू ए स्मॉल एंगल एंड अल्फा पार्टिकल्स वर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। अब देखो कुछ जो अल्फा पार्टिकल है वो स्मॉल एंगल से क्या हो रहा है? डिफ्लेक्ट हो जा रहे हैं। तो क्यों हो रहे हैं डिफ्लेक्ट? इनके डिफ्लेक्शन का कारण क्या है? इसके बारे में पता लगाने की कोशिश की रदरफोर्ड ने कि क्यों डिफ्लेक्ट हो रहा है। और अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज होने के बाद ये डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई पॉजिटिव बॉडी इसके अंदर है जो अल्फा पार्टिकल को रिपेल कर रही है, रिपल्शन दे रही है उसको, जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट हो रहा है ना, स्मॉल एंगल से। तो यहाँ पे पता चला कि भैया इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तीसरा जो ऑब्जर्वेशन था वो ये था कि जो अल्फा पार्टिकल्स है वे डिफ्लेक्टेड बैक एंड अल्फा हैवी पार्टिकल्स। देखो अल्फा पार्टिकल जो होते हैं वो काफ़ी भारी होते हैं, है ना, ये बहुत भारी होते हैं। ये आपको पता है कि 4 गुना भारी होते हैं प्रोटॉन से अल्फा पार्टिकल्स। तो ये जो कुछ अल्फा पार्टिकल हैं जिसकी भी बात हुई थी 20,000 में से एक, ये कुछ अल्फा पार्टिकल बिल्कुल बाउंस बैक हो जा रही है, यानी टकरा के वापस आ रही है। इसका मतलब क्या है? अल्फा पार्टिकल तो खुद भारी होता है और ये टकरा के बिल्कुल वापस आ जाना, इसका मतलब ये है कि ये ज़रूर अंदर किसी हैवी पार्टिकल से टकरा रही है, कोई हैवी बॉडी है इसके अंदर, एटम के अंदर, जिससे टकरा करके ये वापस आ रही है। ठीक है, तो वहाँ से रदरफोर्ड को पता चला कि कोई ना कोई हैवी बॉडी तो एटम के अंदर होता है जिससे टकरा करके अल्फा पार्टिकल बिल्कुल वापस आ जा रही है, रिटर्न, है ना, बाउंस बैक हो जा रही है। तो यहाँ से एक ये कंक्लूजन निकलता है। फिर अगला ये है कि सिंस द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल रिफ्लेक्टेड बैक इज वेरी वेरी स्मॉल,
ये देखो, अब ये जो डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल है ना, जो टकरा के बिल्कुल पीछे आ रही है, उनका जो नंबर है ये बहुत ही कम है, 20,000 में एक, समझ रहे हो आप? बस। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो जो भारी चीज़ मौजूद है एटम के अंदर, वो पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वो एटम के बहुत छोटे से हिस्से में है। तो ये अगर पूरा एटम है, तो वो जो भारी चीज़ है जिससे टकरा करके अल्फा पार्टिकल बिल्कुल बाउंस हो जा रही है, ये कहीं ना कहीं एटम के बहुत छोटे हिस्से में मौजूद है। ठीक है, और ये बहुत ही छोटा हिस्सा कवर कर रही है, बहुत ही छोटी जगह ले रही है। और इसी इसी बॉडी को, इसी पार्ट को रदरफोर्ड ने कहा न्यूक्लियस। क्या बोला? न्यूक्लियस। इसी ये जो द स्मॉल हैवी चार्जेस बॉडी प्रेजेंट इन द एटम, तो ये जो चार्ज बॉडी है जो यहाँ पर बिल्कुल एटम के बीचों बीच है, जिससे टकरा करके अल्फा पार्टिकल वापस आ रही है, उसको उन्होंने कहा कि वो न्यूक्लियस है। देखो, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, समझ आ रहा है? तो वहाँ पर रदरफोर्ड बता रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है, जिससे टकरा करके एक हैवी रिपल्शन हो रहा है, और रिपल्शन की वजह से अल्फा पार्टिकल बाउंस बैक हो रही है। तो अल्फा पार्टिकल चूंकि पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए इसको रिपेल करने वाला भी पॉजिटिव चार्ज ही होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये कहाँ पे है? न्यूक्लियस के अंदर है। तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पर जब ये एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड कर रहे थे, उस समय न्यूट्रॉन की खोज नहीं हुई थी। न्यूट्रॉन की खोज इसके बहुत सालों बाद हुई, जो कि चैडविक ने किया था। हाँ, लेकिन रदरफोर्ड ने इतना बताया कि न्यूक्लियस जो होता है एटम में, ये पूरे एटम में सबसे हैवी होता है। ठीक है, और ये जो होता है एटम के बीचों बीच होता है और बहुत ही कम जगह लेता है। ये बात रदरफोर्ड ने बताई। समझ में आ रहा है? ये सब कुछ क्लियर हो गया? चलो अब आगे देखते हैं आगे क्या है। अब आगे देखो, आगे यहाँ पे लिखा है दस अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम द एटम कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड जो एटम होता है वो दो पार्ट कंटेन करता है, एक तो न्यूक्लियस हो गया और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट हो गया। न्यूक्लियस जो कि बहुत ही छोटा होता है साइज में और अपने अंदर पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है, और एटम का लगभग सारा का सारा मास जो होता है वो न्यूक्लियस में ही कंसंट्रेटेड होता है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एटम का सारा लगभग सारा मास जो होता है वो कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत ही हल्के होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को हम निग्लिजिबल मास का मान लेते हैं कि उनके अंदर मास जो है वो जीरो है, बहुत ही निग्लिजिबल है। हालांकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है, लेकिन वो बहुत हल्का होने की वजह से उसको हम निग्लिजिबल कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पर। जो दूसरा है वो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, मतलब जो स्पेस न्यूक्लियस के अराउंड होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, है ना? तो दो पार्ट होते हैं अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एटम के, एक तो न्यूक्लियस और एक एक्स्ट्रा न्यूक्लियस पार्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। अब देखो, इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड ने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। देखो, जब रदरफोर्ड से ये पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरते, ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के अंदर आप कह रहे हो कि पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज तो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो रदरफोर्ड से जब ये पूछा गया कि आप ये बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस आकर टकरा जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो इस बात पर रदरफोर्ड ने ये दलील दिया कि देखो भाई, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो घूमता रहता है न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स होते हैं ना वो घूमते हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन घूमता है। ठीक है, और उन्होंने एटम के इस मॉडल का जो कंपैरिजन है वो सोलर सिस्टम से कर डाला। तो जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से जो सन है वो बीचों बीच होता है सोलर सिस्टम के, वैसे ही न्यूक्लियस होता है वो एटम के बीचों बीच होता है। और जैसे सारे प्लैनेट्स सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इसलिए उन्होंने ये जो कंपैरिजन है एटम का वो किससे कर दिया? सोलर सिस्टम से, जो कि बिल्कुल गलत साबित हुआ बाद में। ठीक है, तो हम बाद में जब ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि ये सोलर सिस्टम का जो उन्होंने कंपैरिजन किया था ये सही नहीं है, क्योंकि सोलर सिस्टम एक बहुत ही हेवनली बॉडी है, बहुत ही बड़ी बॉडी है, उसको वो मैक्रो फिजिक्स में आती है। ठीक है, वहाँ पे उसको हम न्यूटोनियन फिजिक्स या क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। और ये जो एटम है ये एक बहुत ही माइक्रो बॉडी है। ठीक है, ये माइक्रो फिजिक्स का पार्ट है। ठीक है, तो हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते।
हाँ, देखने में बहुत सिमिलर लग रहा है, ये लग रहा है कि बिल्कुल एटम जो है वो सोलर सिस्टम की तरह है, लेकिन बहुत डिफरेंस है। और इसी डिफरेंस को लेकर आगे के साइंटिस्ट आएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं बहुत ही डिटेल में लिख लिख कर हर टॉपिक को यहाँ पर एलेबोरेट करूँगा। आपको बस बैठना है और समझना है। साथ में कॉपी पेन लेके बैठिए, क्योंकि मैंने जो यहाँ पे नोट्स, वीडियो नोट्स बनाया है, उसको आप लिखिए और समझिए। ठीक है, ये सारी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप ध्यान दें यहाँ पर। चलिए ठीक है, फिर आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ हम आइसोटोप, आइसोबार और आइसोइलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो आज का चैप्टर यहीं ख़त्म करते हैं, और आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू, बाय।